केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री जो आपको ले सक्सेस की ओर, इसलिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। आज की हम इस रीड के क्लास में बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में पॉलीमर भी कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर और बहुलक। पॉली का मीन्स होता है मैनी और मर का मीन्स होता है यूनिट। वह यौगिक जिसमें कई छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ जाएं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन क्या है। पॉलीमर का पहला क्लासिफिकेशन है नेचुरल पॉलीमर, ऐसे बहुलक जो प्रकृति में नेचर में मिलते हैं और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डीएनए, आरएनए, स्टार्च जो पेड़ों में संचित फूड होता है, ग्लाइकोजन जो ह्यूमन बीइंग्स में मनुष्य में संचित फूड का कार्य करता है, और बहुत सारे दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइन लगी हुई, ठीक है ना। जैसे पीवीसी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पम्मा और इंपॉर्टेंट, और ब्यूना एस। अब आया तीसरा जो पेपर में आ सकता है, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक को हिंदी में कहेंगे अर्ध कृत्रिम, मतलब हमने प्राकृतिक बहुलक में कुछ परिवर्तन कर दी जिससे उसको सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक बहुत कम है। और देखो क्या है, ये है हमारा सेलुलोज, और सेलुलोज की रिएक्शन अगर हम HNO3 से करा दें तो हमें प्राप्त होगा सेल्यूलोज नाइट्रेट, जिसको हम गन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आएगा गन कॉटन कैसे बनता है। तो सेलुलोज HNO3 की रिएक्शन से गन कॉटन का निर्माण होता है और जिसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अब अगर हम इस सेलुलोज की रिएक्शन एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो हमें सेल्यूलोज एसीटेट प्राप्त होता है, और सेल्यूलोज एसीटेट को हम रेयॉन के नाम से जानते हैं। रेयॉन, और इसका अगला नाम है आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम सिल्क। तो क्वेश्चन पूछेगा कृत्रिम सिल्क किससे बनी हुई है, तो कृत्रिम सिल्क बनी होती है कार्बोहाइड्रेट से, जबकि प्राकृतिक नेचुरल सिल्क प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया, नेचुरल सिल्क और प्राकृतिक सिल्क में अंतर क्या है। तो ये तो बनी हुई है प्रोटीन से, और आर्टिफिशियल सिल्क बनी हुई है किससे, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण था जो स्रोत के आधार पर था, और इसमें सेमी सिंथेटिक सबसे इंपॉर्टेंट। हम चलेंगे और नया क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो होगा बल के आधार पर, या फिर अंग्रेजी में कहे तो फोर्स के बेसिस पर, कि किसमें कितना ज्यादा फोर्स है, कौन ज्यादा ताकतवर है। तो इसके आधार पर 4 प्रकार के बहुलक पाए जाते हैं। पहला हमारा प्रकार है जिसको हम कहते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। इसके नाम से ही पता लग रहा है इसमें खिंचाव होगा, क्योंकि इसमें दुर्बल वॉल बल पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल और प्राकृतिक रबर, मतलब नेचुरल रबर अंग्रेजी में और प्राकृतिक रबर। फिर हमारा दूसरा है थर्मोप्लास्टिक।
थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम किसी ऊष्मा से गर्म करके दोबारा से बना सकते हैं, और इसमें केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। केमिकल बॉन्ड कहें तो उससे अच्छा है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पीवीसी। तीसरा हमारा आता है फाइबर या रेसे। फाइबर या रेसे, इनमें कोवलेंट बॉन्ड के अलावा डाइपोल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इत्यादि भी पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में नायलॉन, 66, टेरालीन का कपड़ा जो हमने सुना होगा, टेरालीन, पॉलिएस्टर इत्यादि हो सकते हैं। नंबर 4 आया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर इसको ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, और रीढ़ के बच्चों के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताप दृढ़ प्लास्टिक। इसके अंदर त्रिविन्यासी बंध पाए जाते हैं, और इसके 3 ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 2 ही आ सकते हैं। बैकलाइट, इससे बिजली के स्विच इत्यादि बनाए जाते हैं, और दूसरा है हमारा मेलामाइन रबर। मेलामाइन रबर, मेलामाइन रबर से हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते। तो मेलामाइन रबर जो है वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी मतलब प्लास्टिक की प्लेटें आदि बनाने के काम आती है, जो टूटती नहीं है। तो बच्चों तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक है। इसका आकार हम टेम्परेचर के साथ में बदल नहीं सकते हैं। अब आया क्वेश्चन, क्या आ सकता है कि इनके बलों का आधार क्या है। तो जिस क्रम में मैंने लिखे हैं वही इनके बलों का आधार है। सबसे ज्यादा प्रबल बल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पाए जाते हैं, और सबसे कम बल इलास्टोमर में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपके साथ 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताओ। बैकेलाइट, इसका काम बिजली के स्विच बनाना, टेबल की माइका बनाना इत्यादि में उपयोग करते हैं। तो हम चलेंगे आगे और अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुलक और उनके उपयोग। ठीक है, तो इसके बाद में योगात्मक बहुलक आ रहे। हम अगला क्लासिफिकेशन इस बात पर पढ़ रहे हैं कि कैसा बहुलक है योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक के लिए यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम रीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे रीट के एग्जाम में बनाने के मेथड पे ज्यादा जोर नहीं होगा। हमारे एग्जाम में इस बात पर ज्यादा जोर होगा कि इसका उपयोग क्या है। तो वो हमको उपयोग देगा और फिर पूछेगा कौन सा बहुलक, या बहुलक देगा और इसका उपयोग क्या है। तो हम देखेंगे बहुलक कौन सा और किसका उपयोग है। तो हमारे सामने बहुलक है और पहला बहुलक हमें दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है नियोप्रीन रबर। इस नियोप्रीन रबर का यूज क्या है। इस नियोप्रीन रबर का, नियोप्रीन की बेसिक यूनिट क्लोरोप्रीन है, तो आपको क्लोरोप्रीन हर हालत में याद होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि प्राकृतिक रबर का यूनिट क्या है। तो प्राकृतिक रबर में और इसमें ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। प्राकृतिक रबर की यूनिट आइसोप्रीन होती है, और आइसोप्रीन में इस क्लोरीन की जगह पर CH3 लगा होता है। तो आपको याद करना है प्राकृतिक रबर की यूनिट क्या। प्राकृतिक रबर की यूनिट है आइसोप्रीन। आपको स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको यूनिट पर याद रखना। नियोप्रीन की यूनिट है क्लोरोप्रीन, और इसका यूज हम ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेटर के और इलेक्ट्रिक वायर के पार्ट बनाने में करते हैं।
दूसरी है हमारी स्टायरीन, ब्यूटाडाइन और ब्यूना एस रबर। ठीक है ना, ब्यूना एस में ही इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम है और एस का मतलब स्टायरीन है। मतलब यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। और इससे हम टायर बनाते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टायर बनाने के लिए हम किस रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो टायर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूना एस रबर, और इसकी यूनिट इसके नाम में ही लिखी हुई है। हम देखते हैं आगे। हमारे पास अगली रबर है ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर का उपयोग हम खिलौने बनाने में करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्यूटाइल रबर का इस्तेमाल टॉयज बनाने में करते हैं, और नहीं याद करो तो बेहतर। अगला आया ब्यूना एन। ब्यूना एन की यूनिट में, ब्यूना एन के नाम से ही उसकी यूनिट का पता लग जाता है। ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन और एन का मतलब है नाइट्राइल और Na का मतलब है सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इससे हम फ्यूल टैंक बनाते हैं। आपको याद रखना है फ्यूल टैंक बनाने के लिए ब्यूना एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस पर किसी विलायक का असर नहीं पड़ता है। जबकि टायर बनाने के लिए हम ब्यूना एस का इस्तेमाल करते हैं, ब्यूना एस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं, इंजन की गैस्केट बनाने के लिए थाइकॉल रबर का इस्तेमाल किया जाता है, थायाकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, नेक्स्ट बहुलक और उसको याद करने का तरीका। तो हम चलते हैं सिलिकॉन रबर की तरफ। जो सिलिकॉन रबर है उसके जो बहुलक है उसका हम उपयोग करते हैं वाटर प्रूफ कपड़ों को बनाने के लिए, वो और आग फायर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए। तो आग नहीं लगेगी, पानी से नहीं भीगेंगे। तो जिसमें आग नहीं लगे और पानी से नहीं भीगे, ऐसे कपड़े बनाने के लिए हम सिलिकॉन रबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रीड के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपसे कहेगा कि पानी, वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए किस रबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं और दूसरे पॉलीथीन। जनरली इनकी यूनिट नहीं, तो पॉली का मतलब है मैनी और इथाइलिन का मतलब है खूब सारी इथाइलिन यूनिट। तो जनरली ऐसे बहुलक नहीं पूछे जाते हैं जिनके नाम में पॉली लगा हुआ हो, क्योंकि पॉली हटाते ही उसकी यूनिट का पता लग जाता है। अब पॉलीथीन हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये दो तरह की होती है। एक लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको हम पैकिंग मटेरियल, बैग वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और गवर्नमेंट समय समय पर लो डेंसिटी पर रोक लगा देती है, क्योंकि ये मुलायम होती है, आसानी से इसको चबाया जा सकता है, तो जानवर इसे खा जाते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन पर हम रोक नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलीथीन पर रोक लगाई, लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन पर रोक लगा देते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज हम बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी, बोतल बनाने के लिए करते हैं। तो एक क्वेश्चन बना, राजस्थान गवर्नमेंट या गवर्नमेंट किस प्लास्टिक को रोकती हैं, तो वो होगी हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन। हम चलते हैं आगे और देखते हैं नया पॉलीमर, उसका यूज। ठीक है, तो हमारे पास है स्टायरन, और इसको स्टाइफॉर्म भी कहते हैं। स्टाइफॉर्म का यूज हम सिर्फ इतना कि इससे हम खिलौने और टेलीविजन की बॉडी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा टेलीविजन की बॉडी या रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग किससे बनाई जाती है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है स्टायरीन या पॉलीस्टायरीन रबर की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम चलेंगे नए पॉलीमर की तरफ, और उसका नाम है पीवीसी। पीवीसी पॉलीमर को ज्यादातर लोग जानते हैं कि इसका क्या काम है। तो पीवीसी पॉलीमर का यूज हम किस में करते हैं, ये ज्यादातर लोगों को पता है। इससे हम कोट बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, और इससे हम चप्पल भी बनाते हैं। तो इसका यूज शू सोल, चप्पल और पीवीसी के पाइप बनाने में करते हैं। और ये थर्मोप्लास्टिक भी है, मतलब
अग्नि द्वारा गर्म करके हम इसका आकार बदल सकते हैं। तो हम चलते हैं एक नए पॉलीमर की तरफ जिसका नाम है बेकेलाइट, और ये भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसके आकार को हम बार बार बदल नहीं सकते हैं। जो एक बार बन गया वो बन गया, ठीक है। अब बेकेलाइट के का यूज क्या है, हम इसका इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, प्लग बनाने में, ठीक है ना, कंगे बनाने में, माइका टेबल का टॉप बनाने में यूज करते हैं। इसी का एक और बहुलक होता है, ठीक है ना, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और उसको हम पेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसका नाम होता है नोवालैक। तो वो हमसे पूछ सकता है नोवालैक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम इसका इस्तेमाल करते हैं फायर प्रूफ पेंट बनाने में। अगर हम लकड़ी के ऊपर नोवालैक की कोटिंग कर दें तो फिर उस लकड़ी में आग नहीं लगती है। तो हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट पेज को देख। नेक्स्ट पेज को हम देखेंगे तो हमारे सामने है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और ये मैंने शुरू में भी आपको डिस्कस किया था कि मेलामाइन का उपयोग हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में करते हैं, और ये थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारे पास दो ही हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, वो है मेलामाइन और दूसरी है बेकेलाइट। मेलामाइन का एक मिस यूज ये है कि नकली दूध बनाने के लिए इस मेलामाइन को तेल में घोल लिया जाता है और फिर उसमें कुछ पानी मिला दिया जाता है, तो नकली दूध बन जाता है जिसका लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं आता, क्योंकि मेलामाइन में नाइट्रोजन का परसेंटेज भरपूर होता है। तो शुद्ध दूध से भी ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज आता है। अगला हमारे पास बहुलक है पम्मा, कि पम्मा का क्या यूज है। पम्मा क्या है, लेंस बनाने के काम में आता है। तो जो चश्मों में प्लास्टिक के लेंस बनते हैं, प्लास्टिक की ज्वेलरी बनती है, वो इस बहुलक द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो पूछेगा आर्टिफिशियल लेंस किसके बनाए जाते हैं, तो हमें याद होना चाहिए पम्मा, PMMA, या फिर पॉलीमेथा मिथाइल एक्राइलेट द्वारा बनाए जाते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट यूज की तरफ, और नेक्स्ट यूज है हमारा ये टेरालीन। टेरालीन जानते हैं एक जमाना था, इसको डेक्रोन भी कहते हैं। डेक्रोन का मतलब है इस बहुलक में 10 कार्बन पाए जाते हैं, 10 कार्बन, इसी का नाम टेरालीन भी है, और इसका कॉमन नेम पॉलिएस्टर है। एक जमाना था जब गांव में पॉलिएस्टर के कपड़ों की बहुत डिमांड होती थी। 10 कार्बन आप देख सकते हैं, 2 ये है, 6 रिंग में है, तो 8 हो गए, ये 9 और ये 10 कार्बन हो गए, ठीक है। और इसका यूज हम फैब्रिक बनाने में करते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जिनकी काफी डिमांड होती है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इसमें पसीना बहुत आता है। तो जहां ठंडी जगह है वहां तो ठीक है, लेकिन गर्म जगह के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल क्या है, द्रव होता है, तो इसका उपयोग हम पेंट बनाने में करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा दीवारों को ढकने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल करते हैं, तो दीवारों को ढकने के लिए हम ग्लिप्टल बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रंग मिलाकर हम दीवारों पे पोत देते हैं, और फायर प्रूफ पेंट बनाने के लिए हम नोवालैक बहुलक का उपयोग करते हैं। नायलॉन 66। नायलॉन 66 एक पॉलीएमाइड फाइबर है, मतलब जिससे प्रोटीन बनती है। नायलॉन का मतलब होता है न्यूयॉर्क, मतलब एक वैज्ञानिक न्यूयॉर्क तक का था और दूसरा वैज्ञानिक लंदन का था। दोनों ने जो 2 कंपाउंड लिए, दोनों में 6-6 कार्बन थे, इसलिए इसका नाम नायलॉन 66 रखा गया। नायलॉन 66 का उपयोग हम टेक्सटाइल मतलब कपड़े और रस्सियां बनाने के लिए करते हैं। नायलॉन 66 अच्छा क्वेश्चन हो सकता है रीड के लिए। नायलॉन का मतलब पूछ सकता है,
नायलॉन का मतलब है न्यूयॉर्क, लंदन, 6 कंपाउंड वाले 2 यौगिक, एक का नाम एडिपिक एसिड और दूसरे का नाम हेक्सामिथाइलिन डायमीन। पर बच्चों आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है नायलॉन 66 का यूज क्या है और नायलॉन का मतलब क्या है। हम चलेंगे नेक्स्ट बहुलक की तरफ और नेक्स्ट बहुलक हमें दिख रहा है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का यूज क्या है? नायलॉन 6 से हम पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी बनाते हैं। तो ये हायर एग्जाम के लिए भी हो सकता है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस बहुलक की रस्सी बनाई जाती है। तो नायलॉन 6 न्यूयॉर्क, लंदन और 6 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है कैप्रोलैक्टेम। अगला है ऑर्लॉन। ऑर्लॉन से हम स्वेटर वाली ऊन बनाते हैं। तो वो हमसे पूछेगा कंबल और स्वेटर बनाने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। आप सिर्फ एक कॉपी में उसका यूज और नाम लिख लो, इससे ज्यादा रीड में आने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा 2-3 बहुलक और इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको अलग से बता देता हूं और इसका नाम है केवलर। केवलर से हम बुलेट प्रूफ बनाते हैं, बुलेट प्रूफ कपड़े बनाते हैं। अगर हम इसके कपड़े बनाकर पहन लेंगे तो गोली इसमें नहीं घुसेगी। दूसरा है नोमैक्स। नोमैक्स का हम हेलमेट बनाते हैं या फिर फायर प्रूफ कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये 2 एक्स्ट्रा है जो आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम समरी में अगर देखें तो क्या है, हमें याद रखना है कि सेमी सिंथेटिक बहुलक कौन सा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, आपको कुछ याद हुआ तो आप यह भरते जाओ। सेमी सिंथेटिक बहुलक का उपयोग क्या है? दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, और बलों के आधार पर वर्गीकरण करो। दूसरी, पहाड़ों पे चढ़ने वाली रस्सी किस बहुलक से बनाई जाती है? पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी किस बहुलक से बनाई जाती है? नंबर 4, ऊन का निर्माण किस बहुलक द्वारा किया जाता है? नंबर 5, नायलॉन 66 में शब्दों का मतलब क्या है? नंबर 6, दीवारों को ढकने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? दीवारों को ढकने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 7, गवर्नमेंट किस प्लास्टिक पर, किस पॉलीथीन पर रोक लगा देती है? नंबर 8, बिजली के स्विच किस बहुलक से बनाए जाते हैं या बैकेलाइट का क्या उपयोग है? नंबर 9, नकली दूध बनाने के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 10, चश्मे के लेंस बनाने के लिए हम किस बहुलक का इस्तेमाल करते हैं? नंबर 11, प्राकृतिक रबर की यूनिट क्या है? प्राकृतिक रबर की यूनिट क्या है? तो प्राकृतिक रबर की यूनिट आइसोप्रीन है। ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, ठीक है ना। नियोप्रीन रबर के एकलक का नाम क्या है? नियोप्रीन के एकलक का नाम क्लोरोप्रीन होता है। कई बच्चे इसको गफलत में नियोप्रीन को आइसोप्रीन कर देते हैं। तो हमें ऐसे बस 10 लाइन में याद रखना है। तो इस वीडियो को देखकर जो 10 लाइन मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं आप उनको याद कर लो कि बुलेट प्रूफ कपड़े किससे बनाए जाते हैं। तो बुलेट प्रूफ कपड़े नंबर 13वीं लाइन, बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने के लिए हम किस बहुलक का इस्तेमाल करते हैं? और 14वीं लाइन है हमारे सिलिकॉन बहुलक का उपयोग क्या है? तो सिलिकॉन बहुलक की हेल्प से हम बनाते हैं फायर और वाटर प्रूफ कपड़े या स्विमिंग पूल में
नहाने वाले, तैरने वाले कपड़े इसी से बनाए जाते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और हम देखते हैं 15 नंबर। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया है तो अब बता रहा हूं, ये PHBB है। तो इसका नाम है PHBB। और महत्वपूर्ण क्या है कि ये जैव अपघटनीय बहुलक है। जैव अपघटनीय बहुलक है मतलब अगर हम इसको जैव सूक्ष्म जीवी नष्ट कर देते हैं और इसके कैप्सूल बनाए जाते हैं, इसके कैप्सूल बनाए जाते हैं जिनका उपयोग हड्डी के बोन के ऑपरेशन के समय किया जाता है। हड्डी के ऑपरेशन में इसके कैप्सूलों को अंदर छोड़ दिया जाता है जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो PHBB को इम्पोर्टेंट मानकर अपने दिमाग में डाल। ठीक है, तो हमारा बहुलक खत्म हो गया है और हमें इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुलक से रीट में, प्रयोगशाला सहायक में कोई क्वेश्चन आएगा तो जितना पढ़ाया है उसमें से ही आएगा। पटवार, ये सब छोटे एग्जामों में, ठीक है ना, यही आएगा। इससे बाहर आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। आप इसको देखें और शेयर भी करें।